गजराज कस, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया गजराज कस, जो तूने इनायत बढ़ा दिया। आज तेरे ही कारनामों ने एक लाचार बेबस राधिका को एक डाकू रानी बना दी। वाह वाह, हरामखोर, उस दिन मेरी इज्जत लूटा और मेरे ही आंखों के सामने मेरे बेटे जैसे मेरे देवर के पेट में चाकू से मार दिया। इतना वार कर दिया कि मेरा देवर रोहित तो दुनिया छोड़कर चला गया होगा और मुझे ले गया नदी में फेंक दिया। मैं जिस नदी में थी उस नदी में बहते बहते जंगल में चली गई। जिस जंगल में पहुंचे उसी जंगल में डाकू लोग रहते थे। उन डाकू में से एक सरदार ने, एक साथी ने गया सरदार से बोला कि सरदार जी नदी के अंदर किसी औरत की लाश दिखाई दे रही है। वो सरदार जी इतने दयालु थे, सुनने के बाद आए और नदी में हिले, हिल करके अपने कंधों पे लाद कर मुझे पानी से बाहर निकाले। मैं बेहोश थी और मुझे ले गए बेहोशी हालत में अपने गुफा में। जब कुछ देर के बाद मुझे होश आया, मैं देखते ही चौंक गई। मैं बोली कि अरे मैं यहाँ कैसे चली आई। सरदार जी ने बोले कि बेटी तू नदी में थी, मैं तुझे नदी से बाहर निकाल करके अपनी गुफा में लेके आया हूँ। पहले मुझे बता कि किस दरिंदे ने तेरी ऐसी हालत किया। क्या तू अपने आप से गिरी थी या किसी ने तुझे फेंक दिया था। मैंने अपनी सारी बीती कहानी को बताई कि सरदार जी मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरा ही जेठ है। मेरी इज्जत लूटा और मेरे देवर को जान से मार दिया। मैं बोली कि सरदार जी मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। सरदार जी ने बोले कि नहीं नहीं बेटी नहीं, अभी तेरी जिंदगी बहुत लंबी है। अगर तुम चाहो तो अपने दुश्मन से बदला ले सकती हो। मैं बोली कि सरदार जी अगर मैं उस कमीने के पास जाऊंगी बदला लेने के लिए तो हरामखोर मुझे जान से मार देगा। उन्होंने कहा ऐसे नहीं बदला लेना है। अगर तुझे अपने जेठ कमीने से अपनी इज्जत का बदला, अपने देवर के खून का बदला लेना है तो मेरी बात मान, अपना रास्ता बदल दे और राधिका से बन जा डाकू रानी। आज उस सरदार जी की बात मान करके मैं राधिका से डाकू रानी बन गई और अपने हाथ में बंदूक उठाई। बंदूक उठाने के बाद मां भवानी कसम खाई, हरामखोर गजराज कंस जिस दिन तू मेरे आंखों के सामने आया मां भवानी कसम, अरे लगाऊंगी लाल नीचे खोपड़ी आसमान में डीजे डांस करते नजर आएगी। उसी दिन से मैं गजराज कंस की तलाश में रहती हूँ। लेकिन क्या बताऊं, मेरे सरदार जी ऊंची पहाड़ी पर एक छोटी सी मंदिर बनवाए हैं। उस मंदिर में मां शेरावाली की मूर्ति है। हम सभी डाकू के जितने भी साथी लोग हैं, मेरे सरदार जी, हम लोग जाते हैं उस मंदिर में। पहले माता रानी के चरणों में शीश झुका करके आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जहां जाने का जी करता है हम लोग जाते हैं। अब इस समय मेरे सरदार जी आ रहे हैं, वो आएंगे, उनसे इजाजत लेकर के मैं ऊंची पहाड़ी पर जाऊंगी मां भवानी के दर्शन करने के बाद। उसके बाद गजराज कंस की तलाश में जाऊंगी। आइए सरदार जी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। देखिए बेटी, आज मैं कामयाबी हो गया क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बुजुर्ग हो चुका हूँ। आज बेटी तू डाकू रानी के नाम से मशहूर हो गई। सारे चौराहे सारे इलाके में हर नाके नाके पर पोस्टर लगा हुआ है, ये डाकू रानी के नाम से। आप बेटी तुम बंदूक उठाए हो ना, तो इस बंदूक का साथ शौकत कभी मिटने नहीं देना।
जब तक अपने दुश्मन का खत्म नहीं कर लेना। सरदार जी हाँ, अब किसी बात की चिंता मत करिए। हाँ, अगर आपका कोई दुश्मन है तो डाकू रानी का दुश्मन है। हाँ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपनी बची हुई जिंदगी आप अपनी गुफा में सुख से बिताएंगे। जहां भी आपका आदेश होगा वहां साथियों के साथ डाकू रानी पहुंचेंगी। हाँ, लेकिन सरदार जी हाँ, समय हो गया है, मैं जा रही हूं, पहले माता रानी के दर्शन करूंगी, हाँ। उसके बाद मेरा दिल कहीं जाने का है, मैं वहीं जाऊंगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ। अब मैं गुफा में बैठूंगा वही जंगल घाटी में। तुम अमीरों को लूटना और गरीबों को दान करना। बेटी, अपने मुंह पे माछी मत बैठवाना। मुझे ना धन चाहिए, ना रुपया, ना पैसा, ना सोना, ना चांदी। हाँ। मुझे चाहिए तो सिर्फ गजराज कंस की मौत। क्या बात है। ऐसे बेटी भगवान दुनिया में सबको देना। चलो चलते हैं। दुश्मन लोग मिट जाएंगे। मारेगा जरूर। चलिए, जय मां काली। मैं ठीक हो गया। मेरे भैया किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे। डॉक्टर साहब ने कहा तुम घर जा सकते हो। चलता हूँ भैया के पास, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूँ माँ के मंदिर पे जाऊँ, माँ का दर्शन करूँ, उसके बाद भैया के पास जाऊँगा। चलता हूँ माँ के मंदिर। बहन के घर गया, पूरा शहर कानपुर छान मारा, बहन का कोई पता नहीं। अरे डाकू रानी को ने तहलका मचा के रख दी है। अरे वो डाकू रानी में तुम्हें पता नहीं कानून का हाथ कितने लंबे होते हैं। जिस दिन कानून के हाथ में आ जाएगी बेमौत मारी जाएगी। और सरकार की तरफ से इनाम भी रखा हुआ है 1,00,000 रुपए। मैं गोली मारूंगा डाकू रानी को। आ रहा हूं। वाह गजराज कंस, भाग ले जहां तक भागना चाहता हो। जब तक मैं तुझसे अपनी इज्जत का बदला और हरामखोर अपने देवर के खून का बदला तुझसे नहीं चुका लूंगी, तब तक ना तुझे पोशाक उतरेगा और ना ही हाथ से बंदूक रखूंगी। मंदिर तक पहुंचने वाली हूँ, चल रही हूँ मंदिर पे। दर्शन करने के बाद उसके बाद मैं गजराज कंस की तलाश में जाऊंगा। नहीं सरदार जी, मुझे मत मारो। आखिर क्यों मुझे मारना चाहती हैं आप? मेरी गलती क्या है? मुझे मत मारो। क्या कह रहा है कि तुझे नहीं मालूम, तुझे छोड़ दूं? पहले मुझे बता, मैं जिस रास्ते से चल करके आ रही हूँ आज तो मुझे आधे रास्ते में मिल गया है। तुझे शायद पता नहीं है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। ये रास्ता जाता है उस पहाड़ी पर जो मंदिर बनी हुई है, और ये रास्ता मेरे अलावा, मेरे सरदार जी, मेरे साथियों के अलावा और कोई नहीं जानता। तू पहला शख्स है जो यहाँ आ गया। साफ साफ बता तू अब बात समझ में आई। कहने का मतलब इस डाकू रानी के पीछे काफी दिन से रात दिन
पुलिस प्रशासन वाले कुत्ते की तरह पड़े हैं, लेकिन आज तक रानी डाकू किसी के हाथ नहीं आई। जब कोई भी पुलिस प्रशासन, कोई भी सिपाही मुझे नहीं पकड़ पाए, तो तेरे जैसे भेष बदल करके मुखबिर घूमने लगे कि जा करके पहाड़ियों पे घूम करके, जंगलों में घूम करके डाकू रानी का मुखबिरी करो और मुखबिरी करके पकड़वाओ उसे। नहीं, अगर ये सोच करके आओ तो तुम्हारी सोच गलत है। साफ साफ बता, तू कौन है, तेरा नाम क्या है और इस पहाड़ी पर आने का तेरा मकसद क्या है। अगर साफ साफ नहीं बताया तो मां भवानी की कसम खा के गई, इस बंदूक की सारी गोली मैं तेरे सीने में। नहीं सरदार जी, मुझे मत मारो, मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूं। मैं तो माँ का दर्शन करने जा रहा था, प्रसाद खाने जा रहा था। मैं सच बता रहा हूँ सरदार जी। ये भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ। सरदार जी की सूरत तो बिल्कुल मेरी भाभी की सूरत से मिल रही है। कहीं ये मेरी भाभी माँ तो नहीं? मेरी भाभी माँ को तो मेरी नजरों के सामने मार दिया गया था, लेकिन क्या करूं, मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं इनसे जरूर पूछूंगा कि है कौन। सरदार जी, अगर आप मेरी बातों का बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं सरदार जी। क्या कह रहे हो कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो और यहाँ गलती से आ गए हो? देखो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो ज्यादा देर तक नहीं रुकती हूँ, ना ही किसी से बहस करने की मेरे पास इतना समय रहता है। और रही बात, कुछ कहना चाहते हो तो साफ साफ बोलो, बात क्या है, और थोड़ा जल्दी में बोलना, बोलो क्या कहना चाहते हो। सुनो सरदार आपकी प्यारी सूरत तो मेरी भाभी से मिलती है और नहीं है फर्क बिल्कुल भी, मेरी भाभी से मिलती है। सरदार जी, आपको देखने के बाद मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ गई, क्योंकि आपकी सूरत और मेरी भाभी माँ की सूरत बिल्कुल एक जैसी है। सरदार जी, आप कौन है? सरदार जी मुझे बता दो, आप कौन है? वाह अच्छा दिमाग लगा दिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि तू कोई और नहीं बल्कि पुलिस का ही मुखबिर है। तुम अपनी बातों में बहला रहे हो, फुसला रहे हो
और मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो ताकि ये डाकू रानी तुम्हारे आंसुओं पे ध्यान दे करके तुम्हारी बातों में बहकी रहे और तब तक पुलिस वाले चारों तरफ से डाकू रानी को घेर ले। लेकिन नहीं, ये ऊंची पहाड़ी के चारों तरफ से ये डाकू रानी का इलाका है। यहाँ कोई भी पुलिस प्रशासन मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। और रही बात, ठीक है, लेकिन अभी तुमने कहा कि मेरी सूरत तेरी भाभी से मिलती है। जान बचाने के लिए कुछ भी बातें कर रहा है। चल ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात ये बता, अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो क्या साफ साफ बताओगे? जरूर बताऊंगा सरदार जी। ठीक है, मेरी बात सुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुनो मेरी बात, बता दे नाम क्या तेरा, कहाँ का रहने वाला, बता दे नाम क्या तेरा, कहाँ का रहने वाला। साफ साफ बताना, कोई बात छुपा नहीं। बता दे नाम क्या तेरा, कहाँ का रहने वाला है, और काम क्या तेरा, मुझसे तू काहे आंसू बहाता है। काम क्या मुझे कुछ बात याद आ गई, इसलिए मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। अभी अभी तुमने कहा कि मेरी सूरत तेरी भाभी से मिलती है, तो सबसे पहले मुझे ये बता कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है और किस गांव के रहने वाले हो। साफ साफ सारी बातें बताओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। जरूर बताऊंगा सरदार जी। कहते रोहित है मुझको रामपुर गाँव है मेरा, और बता दो अब सही मुझको तसल्ली अब न मिलती। सरदार जी, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ सरदार जी, मैं आपसे झूठ नहीं। सरदार जी, ये मेरा नाम पता सुन करके आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? मेरा नाम सुन करके आप क्यों रोने लगे सरदार जी? मुझे बता दो, आप क्यों रो रही हैं? आप कौन है सरदार जी, मुझे बता दो आप। या भगवान, ये कह रहा है कि मेरा नाम रोहित है और मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं कैसे मान लूं? उस दिन वो हरामखोर गजराज ने
मेरे ही आंखों के सामने मेरे देवर के पेट में चाकू मार दिया। अरे जब मेरा रोहित मर गया तो एक और रोहित है, लेकिन नहीं, हो सकता है जब तक भगवान के जबकि भगवान के आदेश नहीं होता तब तक इस धरती पे किसी की जान कोई भी नहीं ले सकता। हो सकता है मेरा देवर रोहित जिंदा हो, मेरा भरम है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं इससे जरूर पूछूंगी। ये बताओ, क्या तुम अपनी भाभी से मिलना चाहते हो? हाँ सरदार जी, मैं अपनी भाभी माँ से मिलना चाहता हूँ सरदार। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान लोगे? क्यों नहीं पहचान लूंगा, मैं अपनी भाभी माँ के लिए तो तड़प रहा हूँ सरदार जी। मेरी भाभी माँ का मुझे मिल जाए, मैं अपनी भाभी माँ के सीने से लग जाऊं। सुनो मेरी बात, देख प्यारे देवर मेरे, अरे सामने है तेरी भाभी। ए मुन्ना, अरे पगला मैं तेरी भाभी हूँ। अरे यार, लगा लूं गले तुझको रहा मुझसे न जाता। ए पगला, अरे रोहित, मैं कोई और नहीं बल्कि मैं तेरी भाभी राधिका हूँ। अरे जिस भाभी को देखने के लिए तेरी आंखें तरस गई थी, आज देख तेरी वही भाभी राधिका तेरी आंखों के सामने खड़ी है। काहे रो रहा है? काहे रो रहा है? मत रो मुन्ना, मत रो। भाभी माँ, अब तुम मुझे मिल गई हो, मुझे छोड़ के मत जाना भाभी माँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा भाभी माँ। मुन्ना, मैं भी चाहती हूँ कि तुम लोग के साथ रहूं, लेकिन लेकिन मुन्ना भी तेरी भाभी हो, भाभी नहीं, तेरी भाभी ने अपना रास्ता बदल दिया है। आज जिस रास्ते पे तेरी भाभी चल रही है मुन्ना, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इस डाकू रानी के पीछे पुलिस प्रशासन रात दिन पड़ी रहती है। यहाँ तक कि आदेश दे दिया है कि डाकू रानी काफी दिन से हाथ नहीं लग रही है। सब अफसरों को, सब सिपाहियों को आदेश दिया जाता है कि डाकू रानी जहां भी मिले उसे तत्काल इनकाउंटर कर दिया जाए। इसलिए मुन्ना, मैं डर के मारे कहीं नहीं जाती हूँ, और जहां भी जाती हूँ ज्यादा देर तक नहीं रुकती हूँ। ये तेरी वजह से मैं इतना देर तक रुक गई। अब मैं जा रही हूँ, और तू अपना ख्याल रखना। मैं भाभी माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ भाभी माँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता भाभी माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। रोहित, रोहित, मैं मजबूर हूँ मुन्ना, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं रुक सकती। अगर मैं तेरी मोह माया में पड़ जाऊंगी, अगर यहाँ रुक गई, अगर कोई पुलिस वाला अगर जान गया
अगर पुलिस वाले मुझे घेर कर मुझे हथकड़ी लगा दिए, अगर मैं जेल में चली गई, तो जिस मकसद के लिए तेरी भाभी डाकू बनी हो, मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। अरे मैं जिस दुश्मन को खत्म करने के लिए बंदूक उठाई, मैं उस दुश्मन को नहीं मार पाऊंगी। मेरा पूरा काम अधूरा रह जाएगा। मुन्ना, तू चिंता मत कर। आज मैं तुझे देख ली, तू मुझे देख लिया, यही इतना बहुत है। और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जिस दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई, जिस दिन उस कमीने गजराज कस को दुनिया से मिटा दिया, उसी दिन तेरी पहली जैसी भाभी बनकर मैं तेरे पास आ जाऊंगी। और तब तक लिए भूल जाना कि मेरी कोई भाभी राधिका नहीं। अरे रोहित, एक बात तू मुझे बताया नहीं। मुझे तो घर से आए काफी दिन हो गया। तू घर में रहता था ना? ये बता, तेरे भैया कैसे हैं? तेरे भैया की बहुत याद आती है मुन्ना, बहुत याद आती है। लेकिन क्या तेरे भैया मुझे याद करते हैं? नहीं, वो कहाँ से याद करेंगे। तेरे भैया तो यही सोचते होंगे कि मेरी राधिका तो मर गई होगी। लेकिन मुन्ना, चिंता मत कर। अगर तेरे भैया तुझसे मिले, तुझसे कह देना कि भाभी जिंदा है, और मैं एक दिन तेरे भैया से मिलने जरूर आऊंगी। मैं तुम लोग से हे भगवान, हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर साहब का जितना पैसा बाकी रहा दवा के इलाज के, कौनो न प्रकार से हम डॉक्टर साहब का पैसा तो चुकाए दिन, अदा कई दिन, लेकिन हॉस्पिटल में हमार मुन्ना नहीं मिला, हमार भाई नहीं मिले। ना जाने कहाँ हुई, कौने हाल में हुई, कैसे खाना मांगा तो हे मालिक। भूख लागी बाटे, भूख से परेशान है बाबू। हो सके तो हमका एक रोटी दे दा बाबू, हम खाए ले, मार भूख शांत हो जा। हे भैया, हे बाबू, एक रोटी का टुकड़ा दे दा, नहीं भूख से हमार दम निकल जाए। मुन्ना, तू यहाँ, हम भूखा बहुत ढूंढे मुन्ना, आखिर तू हॉस्पिटल से कहाँ चला गया? भैया, मैं ठीक हो गया, डॉक्टर साहब ने मुझे छोड़ दिया। मैं आपके पास ही आ रहा था, सोचा पहले माँ का दर्शन कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊं। भैया, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। कैसे खुशखबरी मुन्ना? भैया, मेरी भाभी माँ अभी इस दुनिया में जिंदा है भैया। अरे मुन्ना, तुहार दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। हाँ, आखिर एक मुर्दा इंसान कैसे जिंदा हो सका था? नहीं मुन्ना भैया, मैं सच कह रहा हूँ भैया, क्योंकि भाभी माँ अभी अभी यहाँ से गई है भैया। मैं भाभी माँ से मुलाकात की है भैया। जानते हो भैया, मेरी भाभी वो भाभी नहीं रह गई। मेरी भाभी माँ कानून की बागी एक डकैत बन गई है भैया। भैया, सच बता रहा हूँ। ये क्या कहा था
कि तू अपने भाऊजी से मिला। तार भाऊजी मिली भी तो रूप में कानून के बागी बन गया है, डाकू बन गए। मुन्ना तू मिले तार दिल खुश है के बाद। अरे तार भाऊजी हमसे मिले खातिर काहे नहीं आए? आखिर हमारे प्यार में इसे कौन कमी पाए? का हमारे प्यार के बुला देस, हमारे स्नेह के बुला देस। मुन्ना हमसे मिले खातिर काहे नहीं आए? भाभी माँ के दिल में आज भी उतना ही प्यार है तुम्हारे लिए भैया। भाभी माँ आपको याद करके तड़प तड़प के रो रही थी भैया। भैया भाभी माँ इस वक्त अपने घर गई है उस कमीने गजराज को मारने। भैया भैया चलो भैया, नहीं तो भाभी माँ के पीछे पुलिस लगी है, जहाँ भी पाएंगे भाभी माँ को गोली मार देंगे। नहीं मुन्ना नहीं, चलो भाभी माँ को बचाओ। ऐसा न सुनना कहा। अगर आज एक खुशी के मौके पे काश बहन प्रीति जिंदा हो। क्या हुआ बहन को भैया? बहन को क्या हुआ? मुन्ना बहन प्रीति के गजरा दुनिया से मिटा दे।